नमस्कार दोस्तों, आप मेरी चैनल में 2 नाम देखते हैं, एक सृष्टि शेट्टी है और बाजू में मैं प्रतिभा लिखती हूँ। तो प्रतिभा मेरा माता-पिता द्वारा दिया गया नाम है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो महाराष्ट्र में शादी के समय नाम बदलने का रिवाज है, इसलिए मेरा नाम उन्होंने सृष्टि रखा। प्रतिभा का जो अर्थ होता है इंग्लिश में वो है टैलेंट। प्रतिभा को के और भी अर्थ निकाल दिए जा सकते हैं। बुद्धि, समाज, दीप्ति, चमक, उपयोगिता यानी कि औचित्य, और भी हम उसके नाम दे सकते हैं। योग्यता जैसे क्वालिफिकेशन, मेरिट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एलिजिबिलिटी, टैलेंट, स्किल मतलब कौशल हो गया, एबिलिटी, टैलेंट, एप्टीट्यूड, मास्टरशिप्स। और टैलेंट एक विशेष योग्यता होती है ना। प्रतिभा संपन्न आदमी को भी हम लोग टैलेंट बोलते हैं। और जो गुण होते हैं वो भी प्रतिभा के अंतर्गत आते हैं, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़। गुण को कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी, क्रेडिट, पार्ट्स। तो टैलेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यदि हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो या अर्थ देखेंगे तो वो होता है वह असाधारण मानसिक शक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य अपने आप विशेष प्रयत्न किए बिना ही किसी काम में बहुत अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है और दूसरों से आगे बढ़ जाता है। या ये कह सकते हैं असाधारण बुद्धि बल या योग्यता जिसकी अभिव्यक्ति बहुत साहित्य में या कला में या विज्ञान में होती है। प्रतिभा का इंग्लिश नाम एक और दे सकते हैं, जीनियस। आज के समय में हमें बहुप्रतिभाशाली या मल्टी टैलेंटेड बनने की आवश्यकता है। अपने टैलेंट्स और क्षमताओं को विभिन्न विषयों में बढ़ाने का प्रयास एक बहुत हिम्मत वाला काम है और ये संभव भी है। मल्टी टैलेंटेड बनना आप जितना कठिन समझते हैं उससे अधिक आसान होता है उन टैलेंट्स की प्रैक्टिस करने से जिसे आप सुधारना चाहते हैं। एक पॉजिटिव मनोभावना बनाए रखने से, अपने आप की दिलचस्पी रखने से और ज्ञान के आधार को बढ़ाने से, ऐसे कई तरीक़ों से आप अपने टैलेंट बढ़ाने में सहायता दे सकते हैं। प्रैक्टिस से अनेक टैलेंट्स को विकसित करना ही तो प्रैक्टिस आप चाहे जिस एरिया में हो, जिस एरिया में टैलेंट बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे इस एरिया में अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी थोड़े प्रयास से भी हम उस एरिया में अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। जितना आप सोच रहे थे उतना कठिन भी नहीं हुआ होगा। तो आप जितना समय लगाते हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप सीखना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा कि 1 महीने के लिए प्रतिदिन प्रत्येक, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमको अपनी टैलेंट को बढ़ाना है तो प्रत्येक क्षेत्र को 40-40 मिनट या 1 घंटा जैसा आपको समय मिल रहा है उसके अनुसार समय दीजिए और अपने टैलेंट्स को की प्रैक्टिस करिए बढ़ाने के लिए। अगर आपको कभी कभार किसी एक टैलेंट की प्रैक्टिस करने में परेशानी आ रही है, वो प्रैक्टिस छूट भी जा रही है, तब भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप प्रत्येक टैलेंट की महीने भर प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे तब आप जिस टैलेंट को विकसित करना चाहते हैं उसके सुधार के लिए आपने आपको करीब 20 घंटे की फोकस प्रैक्टिस करनी होगी। आप जिस टैलेंट को पाना चाहते हैं उसके लिए डिकंस्ट्रक्ट बनना पड़ेगा, यानी कि जानबूझकर और एफिशिएंटली मतलब पूर्ण क्षमता के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रैक्टिस के दौरान आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहें। के समय की एफिशिएंसी बढ़ाने में आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आप जिस टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं उनको एक विशेष टैलेंट्स के रूप में डिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। अपने आप से पूछे कि आप जिस भी क्षमता का विकास कर रहे हैं उसमें टैलेंट होने के लिए आपको किस चीज़ में अच्छा होने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तब हर बार किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना चुन लीजिए। मतलब छोटा छोटा आप
उद्देश्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उसे छोटे कम या प्रयास को जो भी कर रहे हो बार बार दोहराएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम मास्टर बन जाएंगे। जैसे कि आप ये किसी खेल को खेलने की अपनी क्षमता को सुधारने की कोशिश करें, तब उस खेल को खेलने के लिए किसी बिल्कुल बेसिक पक्ष को चुन लीजिए और 45 मिनट केवल उसी पक्ष को सुधारने के लिए लगाइए। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं, अगर आप बेहतर सीकर खिलाड़ी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सीकर बॉल को मैदान में एक पैर से आगे पीछे बार बार ड्रिबल करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में टैलेंट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तब केवल ले पास को शूट करिए। तो एक टैलेंट को सुधारने के प्रयास को डिसकंस्ट्रक्ट मतलब होता है बार बार उसका निर्माण करना। डिस मतलब फिर से निर्माण करना, समझो। तो आप अन्य टैलेंट को सुधारने में भी इसी तरीके से मदद मिलेगी। खेल के उदाहरण को ही लेते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल गतिविधि करने से आपकी शेप में सुधार होगा, आपको कोऑर्डिनेशन सुधरेगा, जिसके कारण आमतौर पर आपकी शारीरिक क्षमताओं में सुधार होगा। अगली चीज़ है टैलेंट बढ़ाने के लिए जब तक आप खुद से सही न कर सके तब तक प्रैक्टिस करते रहना है। इतना प्रैक्टिस करिए कि आप अपनी किसी क्षमता को करने में हुई गलतियों को नोटिस कर सकें, बल्कि उनको ठीक भी कर सकें। जैसे अभी हम वीडियो बनाते हैं तो हमको खुद पता चल जाता है कि यहाँ गलती हुई होगी। तो जब आप नियमित रूप से प्रैक्टिस के क्रम को पूरा करेंगे तो आप 1 महीने में तक लगभग सभी प्रतिदिन यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जिसमें कि आप अपनी गलती खुद पहचान सकें। तो इससे आगे बढ़ते हुए आपकी प्रैक्टिस और अधिक एफिशिएंट होती जाएगी, यदि कि आप उसमें पूरी क्षमता या उसके ऊपर पूरा कब्जा हासिल कर लोगे, योग्यता हासिल कर लोगे। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने ज्ञान का एक सॉलिड आधार बना लिया है जिसमें आपका टैलेंट स्वाभाविक रूप से ही आगे बढ़ेगा। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की क्षमता, मतलब ये बजाते हैं ना पियानो, वायलिन, बांसुरी, यदि इसको बढ़ाने की योग्यता की बात कर रहे हैं तब एक ही नोट या कोई इतनी बार बजाइए कि आपकी आवाज़ ज़रा भी हट कर आए तो आपको ये पता चल जाए कि आपने कुछ गलत किया है। अगली बात आती है कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट बने रहिए। ट्रैवल करना और प्रैक्टिस करना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हफ्ते में 2 बार जॉग करना या पेंटिंग करना मज़ेदार और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ हो सकती है, मगर उसमें आपको टैलेंट हासिल करना है तो अपने आप को सुधारने के प्रयास में अधिक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत होगी। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको परसिस्टेंट होने में मदद कर सके वो है एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न टैलेंट्स की प्रैक्टिस और उनको सुधारने का प्रयास किया जाए। दिन प्रतिदिन एक ही समय पर प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। आप जिन 2 टैलेंट्स को एक ही समय में सुधारने का प्रयास कर रहे हो उनसे संबंधित टैलेंट्स की प्रैक्टिस का प्रयास करें। एक टैलेंट की प्रैक्टिस के तुरंत बाद दूसरे टैलेंट की प्रैक्टिस की आदत डाल लीजिए। उदाहरण के लिए जैसे कि आप अपनी रोज़ाना के दौड़ के बाद घर लौटे और आपको पेंटिंग भी करना है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ाना है तो दौड़ने के बाद तुरंत पेंट करने के लिए बैठ जाइए। प्रैक्टिस सभी सत्रों को एक साथ एक ग्रुप में कर लेने से आपकी दोनों कंसिस्टेंटली करने की प्रेरणा मिलेगी। और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में वैरायटी लाने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग टैलेंट्स पर काम कीजिए। इस चरण में इस्तेमाल किए गए उदाहरण होता है दौड़ने जैसी एक्टिव चीज़ के साथ पेंटिंग जैसी क्रिएटिव और कंटेम्पलेसिव चीज़ को करना बहुत अच्छा रहता है। तो इसी से मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, मतलब थ्योरी की किताब, तो ड्राइंग करने बैठ सकते हैं। इस टाइप का भी चीज़ कर सकते हैं। या ये भी कहते हैं कि व्यायाम करने के बाद आकर पढ़ाई करने से भी हमको पढ़ाई याद करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि 2 अलग अलग टैलेंट है लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बढ़ेंगे ना आगे तो दोनों चीज़ में विकास हो सकेगा। अगला चीज़ है टैलेंट को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस के दौरान उन सभी चीज़ों को हटा दीजिए जिनसे कि ध्यान बँटता है। तो हमारा केवल जिस टैलेंट को आगे बढ़ाना है उसी में फोकस रहना चाहिए। तो आप फोकस रखने के लिए अपना विल पावर मतलब विश्वास ये बढ़ाना ज़रूरी है।
तो ऐसा कुछ सुझाव, इसी तरीके से कई कुछ सुझाव हैं जिससे कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाते समय प्रैक्टिस जो करें उसमें आने वाली बाधाओं से बच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे के रूम में जहाँ पढ़ाई करे वहाँ टीवी नहीं रहना चाहिए, उससे उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो समय में के एक ब्लॉक को प्रैक्टिस करने के लिए अलग से तय कर लीजिए और उस पूरे समय अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट करिए, है ना, अपने आप को कमेंट करिए। अगर आप चाहें तो एक टाइमर भी लगा सकते हैं। अपने फ़ोन को साइलेंट कर लीजिए या सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके आसपास किसी स्क्रीन पर मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, कंप्यूटर टेलीविज़न में। यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करें तो अलग बात है। अगर संगीत चल रहा है तब कुछ ऐसा संगीत चुनिए जिसमें कि कोई शब्द ना हो, केवल आवाज़ ध्वनि आते रहें। इसके अलावा आप नेगेटिव विचारों को नकार दीजिए, इससे भी आपका टैलेंट बनने में मदद मिलेगी। विभिन्न एरियाज़ में टैलेंट बनाने के लिए आपको एक नेगेटिव विचारों को नकारने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा और उन विभिन्न लक्ष्यों को पाने के लिए आपके प्रयासों की, आपकी क्षमता को ये नेगेटिव विचार घटा देते हैं। तो अपने मन में नेगेटिव विचार को आने से रोकने के अनेक तरीके होते हैं, जैसे भय पर विजय पाइए कि मैं हिम्मती हूँ, ऐसा सोचिए। मगर सोचिए कि वो क्या है जो आपके कदम जकड़े हुए हैं। तो टैलेंट हासिल करने में सबसे सामान्य बाधा होती है आपके अपने इमोशंस। इसे पहचानिए और भय जैसे इमोशनल पर्सपेक्टिव को, उन टैलेंट्स को पाने में अपने प्रयासों को जो बाधित कर रहे हैं उनको बिल्कुल हटा दीजिए, नेगेटिव को छाट दीजिए। हमारी आदत होती है कि हम पॉजिटिव को छाट देते हैं और नेगेटिव के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं, विशेषकर अपनी क्षमता और अपनी समझ को लेकर। ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पा रहे, ये नेगेटिव थॉट बहुत आता है। विशेषकर अपनी क्षमताओं को और अपनी समझ को को लेकर हम बहुत नेगेटिव रहते हैं। तो इस मानसिक फंदे में मत फंसिए। अपने सुधार की गुंजाइश के बारे में उतना ही सोचिए जितना आपको सुधार करने के लिए प्रेरित करते रहें। बीच का रास्ता पहचान लीजिए, परफेक्ट होने के सिद्धांत को छोड़ दीजिए। कोई भी एकदम से परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए बीच का रास्ता अपना कर चले कि हाँ, थोड़ा बहुत कुछ काम ज़्यादा हो रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचिए कि किसी चीज़ में टैलेंट होने के लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट होने की ज़रूरत है। अगला चीज़ है, पॉजिटिव विचारों में अपनी स्थिति मजबूत करिए। केवल आशावादिता अपने आप आपको किसी भी चीज़ में बेहतर नहीं बनाएगी, मगर इससे सहायता मिलती है। देखो, कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि मैंने तो ये पहले कभी नहीं किया है, ये बहुत मुश्किल लगता है, तो उसके बदले में ये सोचें, यह तो सीखने का एक अवसर है और इसको करने के तरीके भी कितने सारे हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं मैं तो बहुत आलसी हूँ या मेरे लिए कर पाना तो बहुत असंभव है। तो अपने आप को ये बताइए कि मैंने अभी इसे पर्याप्त समय नहीं दिया है, मगर कम से कम कोशिश करके देख तो सकता हूँ कि होता क्या है। और एक और चीज़ है कि हम इस बात से हताश हो जाते हैं कि अपने टैलेंट्स में सुधार कितनी धीमी गति से हो रहा है। तो आप हमको ये बताना पड़ेगा कि आप एक और कोशिश तो कर सकते हैं और ये कोशिश करनी ही चाहिए।